हेलो दोस्तों, लेबर इंस्पेक्टर का जैसे कि 24 जून 2023 को कल एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं इसके बारे में मैंने स्टडी किया है और पाया है कि जनरल स्टडी से इंडियन जीएस में 37 क्वेश्चन आए हुए हैं और सीजीजीएस से 28 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज मैं 37 क्वेश्चन जो इंडियन जीएस का है उसे मैं सॉल्व करूँगा। आइए हम इसके बारे में पहला इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर में है, इसका क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है, ए में दिया है बिक्री कर, ए में दिया है बिक्री कर, बी में दिया है उत्पाद कर, सी में दिया है सीमा शुल्क और डी में दिया है संपत्ति कर। तो मेरे दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि बिक्री कर क्या होता है। बिक्री कर जो है वो है सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि किस में लगता है, जब हम कोई वस्तु का सेवा खरीदते हैं या फिर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं तब ये टैक्स लगता है। जैसे कि हमने क्या खरीदा, जैसे कि हमने दुकान से जाके पार्ले जी बिस्किट खरीद लिया, तो ये जो है इसमें ये जो टैक्स है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट। और प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि हम इसमें सरकार को इनडायरेक्ट रूप से टैक्स देते हैं। उत्पाद, जब हम कोई चीज उत्पादन करते हैं, है ना, कोई चीज हम क्या करते हैं, बनाते हैं, विनिर्माण करते हैं, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। सीमा शुल्क, आयात निर्यात का जो शुल्क है, आयात निर्यात जो सीमा में शुल्क लगता है वही है सीमा शुल्क, इसमें भी जो है इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। लेकिन मेरे दोस्तों, जो उत्पाद संपत्ति कर है, जो संपत्ति कर है, ये जो है डायरेक्ट टैक्स है। ये आप कितना आपकी संपत्ति है ना, जो हम पटाते हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं, वही है संपत्ति कर। तो ये है डायरेक्ट टैक्स। तो आपका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स डी। मतलब क्वेश्चन 2 प्रत्यक्ष कर है वो क्या है, संपत्ति कर। आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि संपत्ति कर क्या है। तो संपत्ति कर आपका क्या चीज है, डायरेक्ट टैक्स है। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन किया है उन्हीं का सही है मेरे दोस्तों, और जिन लोगों ने अन्य को आंसर किया है उनका आंसर गलत है। हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वृद्धावस्था के अध्ययन को कहते हैं, वृद्धावस्था के अध्ययन को कहते हैं। ए दिया हुआ है क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है इतिहास में जो घटना हुआ है उसका घटनाक्रम का काल निर्धारण। इतिहास में जो घटना हुआ है, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है इतिहास में जो घटना घटा है उसका हमें कालक्रम निर्धारण करना है। क्रोनोलॉजी इसका मतलब होता है कि इतिहास में जो घटना घटा हुआ है उस घटना का घटनाक्रम बताने को क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, आपका बाहर हो गया। दूसरा क्या है, जीर्णोटोलॉजी। यही आपका सही आंसर है। जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जीरंटोलॉजी। इसमें वृद्धावस्था की प्रत्येक अवस्था को बताया जाता है कि 60 साल के बाद क्या होगा, 62-65 में क्या होगा, 70 में क्या होगा। और इनके हम बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं कि ऑप्शन सी में क्या लिखा है, ऑडियोलॉजी। तो मेरे दोस्तों, ऑडियोलॉजी तो सीधा समझ आ रहा है, ऑडियो के बारे में बात किया जा रहा है ना, हमारे सुनने के ऊपर। तो कान के बारे में या सुनने संबंधी जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ऑडियोलॉजी। और इसका डी जो कि है पेलियोलॉजी। और ये जो है पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन को कहते हैं। जो हमारे पुरातात्विक अवशेष जो हड़प्पा संस्कृति में, मोहनजोदाड़ो में जो मिलता है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेलियोलॉजी। तो हमारा जो सही आंसर है वो बी है।
वृद्धा अवस्था के अध्ययन को जीरोंटोलॉजी कहते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन है, सदन का पदेन सभापति कौन होता है? आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन आया है, सदन का पदेन सभापति कौन होता है? उसमें ये दे दिया है, एक लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर जो है पदेन नहीं होता। लोकसभा स्पीकर क्या नहीं होता? पदेन नहीं होता, वो तो पद में ही रहता है लोकसभा स्पीकर। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। राज्यसभा का सभापति, अब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति। तो वही क्या है? पदेन सभापति है, पदेन सभापति है। तो आपका आंसर बी जो है वो सही है। और राज्य विधानसभा स्पीकर, राज्य विधान परिषद का सभापति, ये दोनों भी गलत है। तो आपका आंसर पांचवा का क्या है? राज्यसभा का सभापति। अगला क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं, जो 7 नंबर में है। ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये तो सीधा सीधा संख्यांकिकी है, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सीधा आंसर है इसका ए। इसका सीधा आंसर ए है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, वो है 6 अगस्त 1952। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको यदि ये डाटा याद है तभी बनाना चाहिए था, और यदि ये डाटा याद नहीं है तो बिल्कुल इसमें कोशिश करना ही नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछा गया है। स्पोर्ट्स से पूछा गया है, क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस देश से हुआ था? इसमें सीधा सीधा है, ऑस्ट्रेलिया से हुआ था। किससे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया से। जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने भी खेल के प्रेमी हैं, उनको तो इसको आंसर लगाने में कोई दिक्कत हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 हुआ और भारत जो है उसमें क्या हो गया था? हार गया था। और इसमें एक घुमाने के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड भी भारत के साथ फाइनल खेला है, लेकिन ये कब खेला है? इससे पहले वाला जो चैंपियनशिप हुआ था उसमें खेला है। लेकिन अभी 2023 के चैंपियनशिप में जो फाइनल कौन खेला है? ऑस्ट्रेलिया खेला है। इसमें कई लोग शायद कंफ्यूज हुए होंगे, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर में। अगला जो 90 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाता हूं। अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में दीपावली के दिन को आधिकारिक अवकाश घोषित किया है? आधिकारिक अवकाश मतलब उसका जो संविधान है, या उनका जो पार्लियामेंट है, या उनका जो कांग्रेस है, उसने इसको अवकाश घोषित किया है। तो चारों के चारों अमेरिकी शहर हैं, जैसे कि ए क्या है? पेंसिल्वेनिया। और यही पेंसिल्वेनिया को जिसने लगाया उसी का राइट आंसर है, क्योंकि वाशिंगटन दूसरा आंसर, जैसे कि वाशिंगटन ये गलत है, न्यूयॉर्क गलत है, और डी फ्लोरिडा ये भी गलत है। केवल पेंसिल्वेनिया ने ही क्या किया है? दीपावली के दिन को कानूनी रूप से अवकाश घोषित किया हुआ है। तो ये तो हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में जाते हैं हम। 10वां क्वेश्चन में जाते हैं तो हमारा प्रश्न बनता है, भारत ने ऑपरेशन करुणा किस देश की सहायता हेतु किया था? आपके पास ऑप्शन है, ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी मालदीव। तो
ये जो ऑपरेशन चला था वो भारत क्या किया था, चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए किया था। और ये चक्रवात जो है म्यांमार में आया था। ये चक्रवात कहाँ आया था, म्यांमार में आया था। लेकिन हम कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं श्रीलंका में कि मदद किया क्या करके, क्योंकि श्रीलंका कुछ दिन पहले ही दिवालिया घोषित हो गया था। मालदीव में किया होगा क्या करके हम सोचते हैं, क्योंकि वो अरब सागर में बसा हुआ द्वीप का समूह है। लेकिन इसका ओरिजिनल आंसर क्या है, म्यांमार। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए म्यांमार मारा है उन्हीं का आंसर सही है, और उसको छोड़ किसी ने भी बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव मारा है तो वो आंसर गलत है मेरे दोस्तों। 11वां क्वेश्चन में आते हैं, ब्लू कार्बन क्या है। अब देखो नाम से चीज है ब्लू। ब्लू हम नीला उन चीजों को कहते हैं जो कि फायदेमंद हो, जो कि क्या हो, फायदेमंद हो। तो ब्लू कार्बन क्या करता है, जलवायु परिवर्तन को कम करता है। जलवायु परिवर्तन को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। और इसका ऑप्शन है ए, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अवशोषित कार्बन। बी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में उपस्थित कार्बन। खैर इतना लंबा चौड़ा पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसका ए ही सही है, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अवशोषित कार्बन। क्योंकि ये जो अवशोषित कार्बन है ये जलवायु परिवर्तन को कम करता है। मतलब ये जो ब्लू कार्बन जो है वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कार्बन को क्या करता है, अवशोषित करता है। और जो भी चीज कार्बन को अवशोषित करेगा वो ब्लू होगा, है ना। तो ब्लू कार्बन का क्या है आप सिंपल सोचते और समझते तो शायद आप पकड़ लेते। तो इसका ए जो है इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, भारत। तो प्रियो हम सब जानते हैं सूर्य किधर से उगता है, पूर्व में उगता है, पश्चिम की ओर जाता है। तो पृथ्वी कैसे घूमेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका जो बी है ना, ए जो है गलत है और बी जो है पश्चिम से पूर्व, ये बिल्कुल सही आंसर है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी जो है कैसे घूमता है, पश्चिम। ये इधर होता है पश्चिम और इधर होता है पूर्व। तो पृथ्वी जो है ऐसे घूम रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। और सूर्य कैसे आ रहा है, हमारा सूर्य ऐसे आ रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहीं पास क्या करते हैं, हम गलती करते हैं। और ये जियोग्राफी जीएस का एक बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन जो है पर्यावरण से आया हुआ है। 13वां जो क्वेश्चन है वो पर्यावरण से आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको वायु प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। तो ए दिया हुआ है सूरजमुखी, बिल्कुल नहीं है। बी शैवाल, बिल्कुल नहीं है। सी लाइकेन इसका सही आंसर है। सी जो लाइकेन है, सी लाइकेन इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण में SO2 के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। SO2 के प्रति क्या होता है, संवेदनशील। तो वायु प्रदूषण को हम कैसे पकड़ते हैं, लाइकेन जब संवेदनशील हो जाता है SO2 के प्रति, तो जो नॉर्मल दिखना चाहिए जैसा कलर, वैसा ना दिख करके उसका कलर जो है अलग तरीके से हो जाता है। और इसी कारण से कहा गया है कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं प्रियो, भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की। पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की, ये 15 नंबर के क्वेश्चन में है। और इसमें आंसर दिया है नेपाल, आपको घुमाने के लिए दिया है, क्योंकि भारत का भी नेपाल के साथ संबंध चल रहा है। वो भी एक हिंदू राष्ट्र है और भारत भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है। लेकिन इसका जो सही आंसर है प्रियो, फ्रांस है। इसका सही आंसर क्या है, फ्रांस है। क्योंकि 2023 में हमारे जो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं और वहाँ के पर्यावरण मंत्री बारबारा पोलमपिली के बीच ये 2023 से कि पर्यावरण को हमें बचाना है करके एक मित्र के रूप में, एक सहयोगी के रूप में एक दूसरे के साथ इन्होंने क्या किया है, शुरुआत किया है।
तो आप याद रखेंगे इसका आंसर जिन्होंने बी मारा है वही सही है, और जिन्होंने जापान मारा होगा या तुक्का से ब्राजील मारा होगा वो बिल्कुल गलत आंसर है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 18, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जिन लोग भी पेपर पढ़ते होंगे या जिन लोग भी इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ, आईएमएफ से मतलब रखते होंगे उन लोग इसको बिल्कुल सही किए होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए? तो यहाँ पे आपको विक्रम पंडित ए ऑप्शन नहीं फंसाएगा, बी गीता गोपीनाथ फंसाएगा, क्योंकि वो आईएमएफ की सदस्य रही हैं। तो कभी कभी माइंड में क्लिक कर देता है कि गीता गोपीनाथ है क्या, गीता गोपीनाथ है क्या, तो नहीं है। रमेश मनचंदा ये भी नहीं है, अजय बंगा है। इसका जो डी ऑप्शन है वही सही है, अजय बंगा। इसका जो आंसर डी है वो सही है, क्योंकि अजय बंगा जो है मास्टर कार्ड के सीईओ रहे। मास्टर कार्ड जो एक कार्ड होती है जो इंटरनेशनल रूप से चलती है, मास्टर कार्ड, उनके ये सीईओ रहे हैं पहले ये क्या थे, सीईओ, और इन्हीं को अजय बंगा जी को ही विश्व बैंक का क्या चुना गया है, अध्यक्ष, विश्व बैंक का अध्यक्ष। आप कई बार ये भी कंफ्यूज होते हैं भारतीय मूल, तो हम जानते हैं ज्यादातर जो अच्छे लोग हैं उन लोग विदेश चले गए हैं भारत को छोड़ करके। सुंदर पिचाई को देख लो, सत्य नंदेला को देख लो, और इनमें से एक नाम है अजय बंगा जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ थे। अभी इनको विश्व बैंक का क्या बना दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है। 19 जो है साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। 1900 वाला जो क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें साइंस वाले भी लेकिन फंसे होंगे ऐसा मेरा मानना है, और खास करके फिजिक्स का क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ए है अल्ट्रावायलेट। तो पहले तो आप समझ जाइए, यूवी रे सूर्य से आता है, ओजोन परत उसे रोकता है और रोक नहीं पाता और कहीं कहीं पे छेद हो गया तो अल्ट्रावायलेट जब हमारे शरीर में पड़ता है तो त्वचा का कैंसर हो जाता है या जो त्वचा संबंधी बीमारियां हमें होती हैं। तो बिल्कुल ए जो है नहीं है, अल्ट्रावायलेट यूवी जो है क्या है, नहीं है। बी इसका क्या दिया हुआ है, इंफ्रारेड। अब इसको अवरक्त किरणें कहता, अवरक्त किरणें तो आप पकड़ लेते हैं, अवरक्त तरंगे कहता तो आप क्या करते, इसे पकड़ लेते, लेकिन ये अवरक्त तरंगे ना करके क्या कहा है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इसने कहा है। देखिए कई तो हॉलीवुड पिक्चरों में देखते हैं कि वो इंफ्रारेड चश्मा पहने हुए रात को चलते रहता है और उसके अंधेरे में भी कुछ चीजें दिखाई दे जाती हैं, या और कई चीजों को हॉलीवुड पिक्चरों में दिखाया जाता है। सी जिसका जो इंफ्रारेड है, अवरक्त, जो इनका इंफ्रारेड जिन्होंने मारा है, आंसर उन्हीं का सही है। बाकी जो सुपरसोनिक है ये तो ध्वनि से तेज चलने वाली तरंगों के लिए, या ऐसे मिसाइल जो ध्वनि से तेज चलते हैं उनके लिए हैं। और कॉस्मिक जो है वो क्या है, उच्च ऊर्जा वाले कण है जो अंतरिक्ष के बाह्य भाग में पाया जाता है। तो इसका मेन आंसर कौन सा है, बी। और ये जो है इंडियन मतलब ये साइंस से क्वेश्चन था। लेबर इंस्पेक्टर बनाने के लिए आपको हर प्रकार से इन्होंने चेक किया हुआ है। 21वां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। तो देखो भगवत गीता ही का अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में प्रथम बार हुआ है। तो जिन्होंने भगवत गीता मारा है, ऑप्शन ए, जिन्होंने भगवत गीता ऑप्शन मारा है उनका ही सही है। बाकी और कुछ भी मारे होंगे आप, महाभारत, मनुस्मृति, अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये सब आपके गलत है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका तो हमें याद रखना चाहिए कि भगवत गीता का ही प्रथम बार यूरोपीय भाषाओं में क्या हुआ है, अनुवाद हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन मन गण के विषय में क्या सही नहीं है। बहुत हार्डेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सोच समझ के इसे लगाना था। मेरा तो मानना है जिनको भी थोड़ा भी कंफ्यूजन था इसको स्किप कर देना था, इस क्वेश्चन को नहीं बनाना था। तो
इसमें पूछा है जनगणमन राष्ट्रगान के विषय में क्या सही नहीं है, तो हमें सही नहीं है ढूंढना है। तो ये जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। यह सार्वजनिक रूप से प्रथमतः 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, ये भी सही है। सी, इसे राष्ट्रगान के रूप में भारत शासन द्वारा स्वीकार किया गया, ये गलत है। भारत शासन द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया है। इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है, इससे राष्ट्रगान के रूप में भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया है। तो जो गलत है वो क्या है, इसे राष्ट्रगान के रूप में भारत शासन द्वारा स्वीकार किया गया, ये जो बोला है वो बिल्कुल गलत है और इसी को पूछ रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 में सी को मारे हैं वही उनका सही है, क्योंकि डी जो है वो सत्य है। भारतीय संविधान ने इसे 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया था। डी जो है वो भी क्या है, सही है। 24 जनवरी 1950 को क्या किया था, संविधान ने इसे स्वीकार किया था। आप यदि एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते होंगे तो वहाँ पे स्पष्ट इसकी जानकारी दी गई। तो ये जो 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है वही सही नहीं है, इसी पे आपको 2 अंक या 1 अंक आपको यहीं पे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन है घुमावदार क्वेश्चन है और ये थोड़ा और अच्छा बड़ा इस तरह का क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? क्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? चुंबक। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन जो है वाई एल्यूमिना। अब कई लोग क्या है एल्यूमिना इसमें जुड़ा हुआ है करके इसे मार दिए होंगे, तो मेरे प्रियो वो तो गलत है ना, क्योंकि वाई एल्यूमिना क्या है, एक सफेद पाउडर होता है ना, जो जल में क्या होता है, विलय होता है ना। तो इसका सूत्र क्या है, Al2O3। तो ये इससे हम क्या चुंबक बना पाएंगे? ये तो क्या है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है, इससे तो हम चुंबक बिल्कुल भी नहीं बना सकते। उसके बाद ऑप्शन बी है डेल्को, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है डेल्को। तो इसको घुमाने के लिए दिया गया है। डेल्को एक क्या चीज है, ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर का एक कॉन्सेप्ट का एक वर्ड है जिसका नाम है डेल्को। अब इसमें जो सी है अल्निको, इसमें ऑप्शन सी जो है वो क्या है, अल्निको। तो अल्निको ही इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि अल्निको एक क्या है, मिश्र धातु है जिसमें एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट पाया जाता है और इससे एक अच्छा वाला स्थायी चुंबक बनते हैं। तो आप याद रखिए ये जो अल्निको जिन्होंने डाला है उन्हीं का आंसर सही है। यहाँ तक कि उपरोक्त में से कोई नहीं करके आपको घुमाने का बहुत ही बेहतरीन प्रयास इन्होंने किया है और आप यदि घूम गए होंगे तो ये गलत है दोस्तों। और वाई एल्यूमिना जिन्होंने डाला है उनका तो गलत ही है, सही केवल एक ही है, अल्निको। 25वां क्वेश्चन में आते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? यदि आपको इसका आविष्कार पता है तो ही आप इसे बनाना था, यदि नहीं पता है तो तुक्का मारने की बिल्कुल इसमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट जो है साइंटिस्ट का नाम इसने पूछा हुआ है। तो ए जो है नोल और रुस्का, ए इसका क्या है, नोल और रुस्का, ये नोल और रुस्का ही इसका सही आंसर है। बाकी रॉबर्ट कोच गलत है। लुवेनहॉक जो है वो सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पिता है, तो सी भी नहीं है। सीपी स्वानसन ये आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है, जो आपका डी ऑप्शन है। सीपी स्वानसन ये जो है आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है। और जब सीपी स्वानसन ने कोशिका विज्ञान का खोज किया, उसी से आज हम कैंसर का इलाज वगैरह कर पाते हैं कोशिकाओं के उपयोग करके। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था। ये जो है साइंस है और मुझे लगता है कि बायो वालों ने जो माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं
हम लोग बिल्कुल इनको सही मारे होंगे। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, नवीन औद्योगिक नीति के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति जानी जाती है? तो इकोनॉमी जो सब्जेक्ट वाले इसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इकोनॉमी सब्जेक्ट वाले के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, और हम सब के लिए भी जो तैयारी करते हैं उनके लिए आसान क्वेश्चन होना चाहिए। 1948 में कहाँ का कोई औद्योगिक नीति आया है? नवीन बोल रहे हैं, तो ये तो 1948 क्या हो गया, पुराना, कट करो इसे। 1956 में क्या है, पुराना, कट करो इसे। सी 1991, जब भारत देश में वित्तीय समस्या आ गई थी, मंदी की समस्या आ गई थी, उस समय भारत ने नवीन औद्योगिक प्रणाली नीति का क्या किया, विकास किया। मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा से उस जो क्राइसिस था हमारा वित्तीय क्राइसिस, उसको 1991 में 1990 में क्या किया, शॉर्ट आउट किया है। तो यही आपका सही आंसर है। और डी जो है क्या लिखा है, 1977, ये सब आपको घुमाने के लिए लिखा है, इसमें कोई दो मत की बात ही नहीं है, सीधा सीधा आप मार देते 1991। अगला क्वेश्चन है जो कि जीके है, करंट अफेयर्स पर आधारित है। इसको करंट अफेयर्स पर आधारित क्वेश्चन को या तो आपको स्पष्ट नॉलेज है तो बनाएंगे, नहीं तो मत बनाएंगे। इसका क्वेश्चन है, तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 10 और 11 मार्च 2022 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहले तो हमें समझना है युवा संसद महोत्सव, तो इसमें लोकसभा सचिवालय शामिल था, युवा मामलों के सचिव लोग, कलेक्टर लोग शामिल थे, खेल मंत्रालय के जो बड़े सदस्य हैं या खेल वे लोग करने वाले जो युवा हैं, ये सब इसमें शामिल थे। और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ये जो है मुंबई, गलत आंसर है। इसका आंसर क्या है, नई दिल्ली। क्या है इसका आंसर, नई दिल्ली। जिन्होंने भी नई दिल्ली ऑप्शन को टिक किया है उन्हीं का एक आंसर सही है। चेन्नई और जयपुर तो गलत है ही। अगला क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किस दो राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित मुद्दा रहा है? अब ये तो बहुत ही इंटरनेशनल, भारत के नेशनल रूप में या नेशनल जियोग्राफी में ये मुद्दा बहुत चलने को मिलता है। कई बार आप कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच आप इस विवाद को देखे होंगे। ये विवाद का कारण यह है मेरे दोस्तों कि ये जो मुल्ला पेरियार बांध है, मुल्ला पेरियार जो ये बांध है, ये बांध केरल में है। ये बांध कहाँ है, केरल में, लेकिन पूरा का पूरा पानी कौन यूज कर रहा है इसका, तमिलनाडु। कौन यूज कर रहा है, तमिलनाडु। यही एक समस्या है, बांध जो है वो केरल में बना है, लेकिन पानी का पूरा उपयोग कौन कर रहा है, तमिलनाडु। और समस्या केरल के साथ ये भी है कि वो बांध को तोड़ नहीं सकता, है ना। बांध को तोड़ना इतना आसान काम नहीं है, बनाना मुश्किल काम है, बनाना मुश्किल काम है, उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है उसे तोड़ना। तो इसका ऑप्शन डी, तमिलनाडु और केरल, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। 30वां क्वेश्चन जो है वो है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय या संगठन द्वारा प्रदान किए जाते हैं? क्या बोला जा रहा है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय अथवा संगठन द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ए, महिला एवं बाल विकास। तो ये तो बिल्कुल गलत है। महिला एवं बाल विकास का अलग ही संबंध है, वो जो है महिलाओं को देखते हैं, और बच्चों में जो कुपोषण वगैरह होता है उससे संबंधित मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय, ये तो सीधा अलग ही मंत्रालय है ना। यूनिसेफ, यूनिसेफ में आप कंफ्यूज हुए होंगे, पक्का बोल रहा हूँ कि यूनिसेफ में आप कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि यूनिसेफ जो है वो क्या करती है, वो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, और वो क्या करती है, बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए काम करती है, उसके एजुकेशन पर काम करती है, और अन्य कुपोषण पर काम करती है, और अन्य बातों पर काम करती है। तो इसका जो डी ऑप्शन है, भारतीय बाल कल्याण परिषद, यही इसका सही ऑप्शन है।
जिन्होंने डी लगाया है भारतीय बाल कल्याण परिषद, यही इसका क्या आंसर है, सही आंसर। और बाकी जो आंसर है वो आपको घुमाने के लिए दिया गया है। यदि हम अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में सबसे प्रमुख है। अब ये थोड़ा सा मेरे को विवादित क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि ओजोन तो है नहीं, जिसने भी ओजोन को मारा उसका गलत है। बी हीलियम, हीलियम जो है वो 24.85% सूर्य में पाया जाता है। सी नाइट्रोजन, ये तो गलत है। और डी हाइड्रोजन, ये भी सही लग रहा है। ये कितना पाया जाता है, 73.46%। अब होता क्या है दरअसल सूर्य में, इसका हम थोड़ा सा केमिस्ट्री समझ ले तो एक हाइड्रोजन प्रकाश को संलयन कर, है ना, क्या बना लेता है, हीलियम बना लेता है। तो आप कंफ्यूज कहां हो रहे होंगे कि हीलियम सही है कि हाइड्रोजन। तो मेरा तो मानना यह है कि इसमें प्रमुख हाइड्रोजन को ही माना जाए। इसको मैं अपने तरफ से गलत करूंगा, क्योंकि सीधी बात है कि जो हीलियम है वो क्या है, बाद में बन रहा है, लेकिन हाइड्रोजन गैस सूर्य में पाया जाता है। तो मेरा मानना विवादित तो थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन सही आंसर क्या है इसका, डी ही है। हाइड्रोजन जो है 73.46% सूर्य में पाया जाता है, और वही जो है नाभिकीय संलयन होकर क्या बन जाता है, हीलियम बन जाता है। तो मेरे ख्याल से आपका इसमें भी डाउट खत्म हो गया होगा। मैं अगला क्वेश्चन की ओर आता हूँ, 33, जो कि इकोनॉमिक्स वालों के लिए और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन रहा होगा। तो भी से कोई क्वेश्चन आसान हम सीधा नहीं कह सकते। इसमें देखो पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, 1 अप्रैल 1935। बी तो सीधा गलत है, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। सी दिया हुआ है 1 जनवरी 1949, और डी तो आपको घुमाने के लिए दिया है 1 जनवरी 1948। देखो इसमें आदमी कहां फंसेगा, बी में नहीं फंसेगा, ए में फंसेगा। 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949। तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को ही हुआ था। यहाँ पे कंफ्यूजन में शायद कई लोगों ने गलत किए होंगे, तो आरबीआई के बारे में अच्छा से पढ़िए आप। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, सीबीआई के नवनियुक्त निदेशक कौन है। इसके सीबीआई से आप सब जानते हैं सीबीआई क्या है ना, हमारे देश की क्या है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो केंद्रीय है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो मामले राज्य सरकार नहीं सुलझा पाती या जो मामले कठिन हो जाते हैं वो सबको सीबीआई के पास भेजा जाता है। तो इसके जो डायरेक्टर है उनको पूछा जा रहा है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो आपको रटा उठाया ही होगा, तभी आप बना सकते हैं। प्रवीण सूद जी इनके डायरेक्टर। जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया है उनका सही है, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। प्रवीण सूद जिन्होंने मारा है वही सही है, क्योंकि प्रवीण सूद जो है कर्नाटक पुलिस में पहले डीडीपी थे, और अभी वो चूंकि अच्छा काम किए, अच्छा वर्क किया, तो केंद्रीय सरकार ने उन्हें क्या कर दिया है, सीबीआई का डायरेक्टर घोषित कर दिया है। अब इसमें 2-3 जगह आप फंसेंगे, भी इसको भी जान लेते हैं। केशव वर्मा, ये भी कोई पर्सन होंगे, लेकिन इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सी अशोक जुनेजा,
है ना, आधा अल्प नॉलेज में हम फंसते हैं। अब अशोक जुनेजा जी क्या है, छत्तीसगढ़ के डीजीपी। कहाँ के डीजीपी हैं? छत्तीसगढ़ के। पूछा क्या गया है आपको? सीबीआई के डायरेक्टर को। और अशोक जुनेजा जी कहीं कहीं दिमाग में क्या करते रहे होंगे, क्लिक करते रहे होंगे। तो अशोक जुनेजा जी क्या है? गलत है इनका आंसर, केवल केवल प्रवीण सूद। और ये जो डी जो है सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल, ये जो सुबोध जायसवाल जी है वो सीआईएसएफ है ना, सीआईएसएफ के डायरेक्टर है। किसके डायरेक्टर हैं? सीआईएसएफ के। तो आपका आंसर क्या पड़ेगा? प्रवीण सूद। ऐसे क्वेश्चन को जिनको हमको नहीं पता है उसको सीधा सीधा छोड़ देना ही बुद्धिमानी है ना। जिसमें हम कंफ्यूज हैं उसे छोड़ देना ही क्या है? हमारी बुद्धिमानी है। अगला क्वेश्चन हम 37 नंबर के क्वेश्चन में जाएंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो इसे हम बचपन से जो सीरियल देखते आए हैं भगवान का, है ना, कृष्णा देखते आए हैं, महाभारत देखते आए हैं, तो इसमें बार बार बोला गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? चतुष्य। पुरुषार्थ जो है 4 है, चतुष्य मतलब 4 है। पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म, कि हमें क्या करना चाहिए? धर्म के काम करना चाहिए। दूसरा पुरुषार्थ क्या है? अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, पैसा भी आदमी को जरूरी होता है। तीसरा है काम, है ना, काम वासना, ये भी काम भी होता है। और मोक्ष भी इसमें क्या होता है? शामिल है। अंतिम में क्या प्राप्त करना रहता है? मोक्ष। तो यदि आप भारतीय दर्शन शास्त्र को अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 37 में लिखा क्या है, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो यश जो है, डी जो है वो क्या है? शामिल नहीं है। तो यही आपका आंसर आएगा, यश जो है वो क्या है? शामिल नहीं है। अब 38 बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जिन्होंने 1857 की, तो 38 जो है 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले जहां हुआ था वह स्थान। तो भाई आपने तो 1857 की क्रांति पढ़ी होगी कि भारत में क्या हुआ था, सबसे पहले ये क्रांति हुई थी। और इसका श्री गणेश जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। और मंगल पांडे का नाम जैसे आपने सुना है, उन्होंने ही इसको क्या किया था? शुरुआत किया था। तो ये 10 मई 1857 का डेट है, इसे आप याद भी रखेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जो बी मेरठ है वो उसका क्या है? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन में हम जाते हैं, भारत के कौन से राज्य ने हाल ही में खुद को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया? तो ई गवर्नेंस का मतलब उसके सारे काम जो होते हैं वो कंप्यूटर से होते हैं या ईमेल के माध्यम से होते हैं या ई गवर्नेंस के माध्यम से होते हैं। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी आजकल बहुत ज़्यादा ई गवर्नेंस के काम हो रहे हैं, है ना, रोजगार पंजीयन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आजकल सब के सब क्या होते हैं? कंप्यूटर से होते हैं। पहले जब हमारे समय में, आज से 5, 6 साल 10 साल पहले जाएंगे तो हम सब चीज़ को फॉर्म भरते थे, फॉर्म इसको देते थे, इसको लेते थे, तो इसमें काम स्लो होता था और बहुत ज़्यादा दलाल लोग पैसा खा लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, लगभग सभी राज्य जो है अपने आप को ई गवर्नेंस करने में लगे हुए हैं। तो तब जो केरल है वो ई गवर्नेंस में नंबर 1 है भारत में। आप यदि नीति आयोग की यदि ई गवर्नेंस राज्य सूचकांक देखेंगे तो आप पाएंगे कि केरल जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो ऐसे भी इसको लगा लेना था, तो याद नहीं है तो तुक्का भी कि केरल सबसे शिक्षित राज्य है, तो सबसे शिक्षित राज्य में पहले ई गवर्नेंस होगा।
तो जो जो लोग तमिलनाडु मारे हैं उनका गलत है, केरल मारे हैं उनका सही है। हिमाचल प्रदेश तो कहीं है ही नहीं, हरियाणा तो कहीं है ही नहीं। तो तमिलनाडु और केरल दो चीजें आपको क्या कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी। तो आपको क्या मानना है, केरल आपको मानना है। अब 43 जो क्वेश्चन है उसके बारे में आते हैं। 43 जो क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन में हम आएंगे तो ये जो है थोड़ा सा हार्डेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन जिन लोग डेली पेपर पढ़ रहे होंगे या जो समाचार देख रहे होंगे उनके लिए आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, सरकार ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को अधिसूचित किया है। जैसे ही कोई शब्द लगता है ग्रीन, मतलब ये क्या चीज है, अच्छा चीज होता है। ग्रीन क्या होता है, अच्छा चीज होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात चल रही है। और क्या बात चल रही है, ग्रीन अमोनिया। क्या बात चल रही है, ग्रीन अमोनिया। अमोनिया का सूत्र आप जानते हैं, NH3। तो ये जो है हमारा लक्ष्य है 2030 तक। ये हमारा लक्ष्य कब तक है, 2030 तक। 2050 में भी हमारा कोई ना कोई लक्ष्य है, 2070 में भी कोई ना कोई हमारा लक्ष्य है, 2040 में भी हमारा कोई ना कोई लक्ष्य है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। इसका हमें ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जो 5 मिलियन टन हमें जो बनाना है उसका लक्ष्य क्या है, 1930 है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन है। तो पंचायती राज का क्वेश्चन बहुत ही सरल है, शायद इसे कोई भी आदमी गलत नहीं किया होगा। इसका आंसर जो है ग्राम पंचायत है, सी। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 45 वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता हेतु थीम क्या है। अब इसमें आपको बहुत घुमाया गया है। पहला थीम देखो क्या लिखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। टीवी में कई बार आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भी हमारे दिमाग को क्लिक किया होगा। दूसरा मोदी का नारा है या रमन सिंह का नारा है, सबका साथ सबका विकास। यहाँ हम फंस गए होंगे। डी में फंसे होंगे हमारा विश्व हमारा शांतिपूर्ण भविष्य। ये तो कोई नारा रहा ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो भी है एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। भारत शुरू से कहते आ रहा है ना, संपूर्ण विश्व हमारा क्या है, कुटुंब है। पूरा विश्व क्या है, हमारा घर है। तो यही तो G20 का थीम है। अभी G20 नई दिल्ली में होने वाला है 2023 में। तो एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, इसका क्या है, सही आंसर है। जो 45 में जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया है उन्हीं का सही है, बाकी का गलत है। अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत टफ क्वेश्चन है वो है तेभागा आंदोलन किसने किया था। क्वेश्चन क्या है, तेभागा आंदोलन किसने किया। तो पहले तो हमें नहीं पता है तो नहीं पता है। यदि हमें तेभागा नहीं पता है तो नहीं पता है, क्योंकि हमें पहले तो जगह जानना पड़ेगा कि तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ है। तो तेभागा आंदोलन जो है बंगाल में हुआ है। कहाँ हुआ है, बंगाल में। और ये टाइम पीरियड है 1946। और ये जो आंदोलन है कैसा आंदोलन है, उत्तेजित आंदोलन है। उत्तेजक मतलब हिंसा पे उतारू हो गए थे। और किन लोगों ने किया है, किसान लोगों ने किया है ना। अधिकतर देखो जो भी आंदोलन आज़ादी के बाद हुए हैं या आज़ादी के जस्ट पहले हुए हैं, तो किसान लोग थोड़ा सा क्या हो गए थे, जागरूक हो गए थे। तो तेभागा आंदोलन किन्होंने किया है, किसानों ने। तो ए जो ऑप्शन लगाया है उन्हीं का आंसर क्या है, सही है। ये आंदोलन किनका आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये जो है साइंस है और खास करके फिजिक्स वालों के लिए है ना। जैसे मैं भी BSc का स्टूडेंट रहा हूँ, तो शायद इसमें फिजिक्स वाले नहीं फंसेंगे, लेकिन
कई बार हम एग्जाम के प्रेशर में आके फंस जाते हैं। नाभिक के आकार की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर साइज? तो ये जो फर्मी जो है वही सही है, फर्मी जो है क्या है, सही है। लेकिन हम कई बार सुने रहते हैं एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम जो है लंबाई की इकाई है, जिसका एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो है गलत है ना। फर्मी जो सही है सी न्यूटन, इसको मारे होंगे तो बहुत ही न्यूटन को कैसे मान सकते हैं भाई, वो तो बल की इकाई है ना। टेटा, ये टेटा कुछ नहीं है, फालतू रूप से आपको घुमाने के लिए दिया गया है। फर्मी इसका ओरिजिनल आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर हम आएंगे। प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव किस और नाम से जाने जाते हैं? मतलब ये जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ए लक्ष्मीनाथ बेजबरोरा, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी प्रेमचंद, डी सुमित्रानंदन पंत। तो प्रसिद्ध भारतीय लेखक पूछा है, तो ये तो वही इसको जान सकता है जो प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा हो। मैं भी खुद नहीं जान रहा था, गूगल से सर्च किया तब समझ आया कि भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव जी कोई और नहीं, प्रेमचंद जी हैं। तो ऑप्शन सी जिन्होंने लगाया है क्वेश्चन 52 नंबर में, ऑप्शन सी जिन लोगों ने लगाया है उनका सही है। अगला क्वेश्चन है 53, ब्लेड प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है? हम जो देखते हैं, जो सैनिक लोग या जो जब बहुत खासे खास अभियान में जाते हैं तो पुलिस लोग जो पहने रहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट ये किस पदार्थ का बनाया जाता है? तो ए जो है केवलर है, बी सिलिकॉन कार्बाइड है, सी फुलेरिन है, डी वुडजाइट है। तो प्रियो इसमें आपको ऑप्शन ए ही लेना पड़ेगा। कई लोग तुक्का मारे होंगे वुडजाइट, तो ये बिल्कुल गलत है, वुडजाइट है ही नहीं, केवलर है। यह एक कृत्रिम रेशा होता है। केवलर क्या चीज है? एक कृत्रिम रेशा है, और इसी रेशे का उपयोग करके क्या बनाया गया है? बुलेट प्रूफ जैकेट। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसमें जो केमिस्ट्री वाले हैं उनको फायदा है, हम लोग शायद इसको सीधा सीधा बना लिए होंगे, है ना। और जो थोड़ा सा जो बायो बैकग्राउंड से हैं वो भी कर लिए होंगे, लेकिन जो आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड वाले उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घर में हम जो एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं उसी के बारे में पूछा है। एलपीजी के मुख्य घटक कौन है? तो एलपीजी के मुख्य घटक है प्रोपेन है ना, प्रोपेन C3H8 प्लस ब्यूटेन C4H10, और थोड़ी सी मात्रा में इसमें एथेन भी मिला रहता है। थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला रहता है? एथेन। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसका जो आंसर है प्रोपेन और ब्यूटेन, यही इसका क्या आंसर है? सही आंसर है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है 59। हम सीधा सीधा पहुंच जाते हैं 59 क्वेश्चन में। 59 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? गर्मियों में मृग तृष्णा की घटना किस कारण देखी जाती है? मृग तृष्णा गर्मियों में क्या होता है? तो 59 जो क्वेश्चन है, गर्मियों में मृग तृष्णा की घटना किस कारण देखी जाती है? तो मृग तृष्णा क्या है? जब हम प्यासे रहते हैं, मृग के समान जब हमको प्यास लगे रहती है तो हम रेगिस्तान में जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमें पेड़ का जो है चित्र जो है, पेड़ का जो वो है
छाया जो है हमें ज़मीन में दिखने लग जाता है और हम सोचते हैं कि वहाँ पर क्या है, पानी है। तो वही जो घटना है उसी को क्या कहते हैं, मृत तृष्णा। और ये गर्मियों के दिन में ही होगा, क्योंकि आप गर्मी के दिन में क्या रहेंगे, ज़्यादा प्यासे रहेंगे। और इसका जो ऑप्शन सी है, कुल आंतरिक परिवर्तन, यही इसका सही आंसर है। आप फिजिक्स पढ़े हैं तो आप जान जाएंगे कि विवर्तन एक अलग घटना होता है, व्यतिकरण एक अलग घटना होता है, और कुल आंतरिक परिवर्तन ही इसका क्या है, सही आंसर है। तो जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया हुआ है उनका सही है, बाकी क्या गलत। आगे हम देखेंगे, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व जिन हाथों में था वे थे। तो यहाँ पे मोहन लाल आता तो आप कंफ्यूज होते, लेकिन मोहनलाल नहीं है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो आपको सीधे सीधे कोई सोचने की जरूरत नहीं है ना। आजाद हिंद फौज किसने बनाया था, इसका मेन लीडर कौन था, सुभाष चंद्र बोस। ये जो है इसका क्या है, सही आंसर है। अब यहाँ पे बार बार पूछा गया, पीएससी में भी कई बार पूछ जाता है, संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है। तो भाई सीधा सीधा आपका मानना है अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में नहीं था। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी जो नहीं था। कोंकणी जो है वो 6वें नंबर पे है, 15 नंबर पे मणिपुरी है, संस्कृत 20वें नंबर पे है, लेकिन अंग्रेजी जो है वो नहीं है। तो इस प्रकार से जीएस के जितने 37 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, आप लोग चेक कीजिएगा। और क्योंकि इसमें पदों की संख्या 35 थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कटअप जो है बहुत हाई जाने वाला है। मैं बताया, हो सकता है मैं भी इसमें कोई गलती रहा हूँ, लेकिन शायद ही कोई गलती का गुंजाइश है, क्योंकि मैंने बहुत ही रिसर्च करके इसके आंसर को ठीक किए हुए हैं। और मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को देखें, ताकि मैं पढ़ाने के लिए बहुत ही पैशनेट पर्सन हूँ, और मैं अन्य चीज़ों पर भी आपके लिए वीडियो बनाना चाहूँगा। और मैं खास करके जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं, जिनका मैथ्स और रीजनिंग कमजोरी की वजह से एग्ज़ाम नहीं निकलता, उनके लिए वीडियो बनाना चाहूँगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।